पिछली बार वीडियो जहां पे खत्म हुई थी ऑटोमेटिकली वहीं से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो हम लोगों ने कहां तक की बात की थी? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक की बात की थी। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मैंने आपको बताया कि जैसे दूरदर्शन हो गया, दूरदर्शन का पूरे भारत देश में प्रसारण होता था। दूरदर्शन के साथ बाकी जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले, वो किसके कंट्रोल के अंदर में थे? केंद्र के कंट्रोल के अंदर में थे। अभी उस पे क्या ब्रॉडकास्ट होगा, इसके ऊपर ताकत किसकी है? केंद्र सरकार की है। तो वहां पे अपने पॉलिटिकल मुद्दों को पूरा करती थी केंद्र की सरकार। फिर कभी कभी वो स्टेट्स जहां पे नॉन सेंटर वाली गवर्नमेंट है, वहां के चीफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट इंक्वायरी कमीशन बैठा दिया जाता था। ठीक है, तो लोगों की नजरों में चीफ मिनिस्टर की इमेज को खराब करने के लिए, जो कि गलत था। फिर सेंटर और स्टेट्स में पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, इस बात पे एक बहुत बड़ी बहस थी। उसके बाद ये भी बोला गया कि देखिए, स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर पूरी पूरी ताकत है स्टेट गवर्नमेंट को नियम कानून बना के, उस पे भी सेंट्रल इंक्रोचमेंट करता था, बार बार अपनी बातों को फोर्स करने की कोशिश करता था। मिड 1960s में इसके ऊपर बहुत बहस चली, और बहस में जो सबसे पहली चीज हुई वो हुई एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन। 6 मेंबर का एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन बैठाया गया। कब? 1966 में। इसके चेयरमैन कौन थे? मोरारजी देसाई। बाद में इसके चेयरमैन कैन हुए के हनुमंतैया। इन्होंने, इस कमेटी ने बैठ के ढंग से सेंटर स्टेट के रिलेशंस को खंगालने की कोशिश की। ओके, अभी आप देखो कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन है दोस्तों, इसने बहुत डिटेल स्टडी की, और इस डिटेल स्टडी के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई, और उस रिपोर्ट को 1969 में सबमिट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट को। अभी बहुत सारे बुद्धिजीवी जो कि पढ़ाई में आपको राय देते हैं, वो आपको ये बोलेंगे कि आप एक काम करो, सरकारी वेबसाइट से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की पीडीएफ डाउनलोड करो और उसको पढ़ो। कभी गलती से ऐसा मत करना, अपना समय मत बर्बाद करना, समय बहुत कीमती है। जितनी काम की चीजें लक्ष्मीकांत में लिखी हुई, जितनी मैं बता रहा हूँ, मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा अपना दिमाग मत गलाना। मेंस में जब मैं पढ़ रहा था तो कुछ लोगों ने बताया एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की पीडीएफ पढ़ो, और मैंने पढ़ी भी। दिमाग खराब हो गया मेरा पढ़ के, बाद में पता चला कि ये बेवकूफ बना रहा है। तो आप मत करना ऐसा। तो देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने जो भी आपको रिकमेंडेशन दिए, उसमें सबसे पहला रिकमेंडेशन और सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन वो ये था कि इंटर स्टेट काउंसिल बनाइए अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बोला गया। फिर बोला गया कि भैया, जो गवर्नर की पोस्ट पे आप अपॉइंटमेंट करते हो ना, गवर्नर की पोस्ट पे अपॉइंटमेंट आप एक ऐसे इंसान का करो जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, पब्लिक लाइफ में उसको बहुत एक्सपीरियंस रहा हो, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत एक्सपीरियंस रहा हो, न्यूट्रल रहा हो, ईमानदार रहा हो अपने पूरी सर्विस पीरियड में, ऐसे इंसान को आप गवर्नर बनाइए। फिर ये बोला गया कि सेंटर मॉरली बहुत सारी पावर्स को किसको डेलीगेट करे? स्टेट्स को डेलीगेट करे। यानी सेंटर खुद से एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैक्सिमम पावर डेलीगेशन करे स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट के पास ज्यादा से ज्यादा ताकत दी जाए नियम कानून बनाने की, ज्यादा से ज्यादा सेंटर को, ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेस को सेंटर स्टेट्स को दे, ताकि जो स्टेट्स की डिपेंडेंसी है पैसों के मामले में सेंटर के ऊपर वो कम हो। अभी इन सब चीजों के दम पर ही तो सेंटर स्टेट को दबाता था, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन क्या बोल रहा है कि ये सब चीजें हटाइए। फिर देखिए, जो सेंट्रल आर्म फोर्सेस है सीआरपीएफ टाइप की, अगर स्टेट गवर्नमेंट नहीं मानती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात, तो सेंट्रल गवर्नमेंट किसे डिप्यूट कर देता था? सेंट्रल आर्म फोर्सेस को स्टेट में। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि देखिए, जब हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे यहाँ पे सेंट्रल आर्म फोर्सेस भेजिए, तभी आप भेजिए, अपने आप से आप मत भेजिए। अभी जितने भी ये इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने, एक भी नहीं माना। किसने? केंद्र की सरकार ने। केंद्र की सरकार ने एक भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन को मानने से मना कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, फाइनेंशियल पावर के दम पे ये स्टेट्स को कंट्रोल करते हैं। गवर्नर अगर न्यूट्रल होगा, सेंटर की बात नहीं सुनेगा, तो सेंटर का कंट्रोल कैसे रहेगा? देखिए, कोई भी इंसान अपनी ताकत को कम नहीं करना चाहता। अभी जब वो अपनी ताकत को कम नहीं करना चाहता, तो ज्यादा नियम कानून में वो स्टेट्स को फायदा देगा नहीं, और दिया नहीं गया। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो ठंडे बस्ते में चली गई, कुछ नहीं हुआ उसको। फिर राजमन्नार कमेटी की बात करते हैं। 1969 ने, अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो कुछ नहीं कर रही थी, तो तमिलनाडु की जो सरकार थी, खासकर जो द्रविड़ मुनेत्र कज़गम जो पार्टी है वहां की,
उन्होंने एक 3 मेंबर की कमेटी बनाई जिसके चेयरमैन थे पीवी राजमन्नार। इस कमेटी का काम क्या था कि भैया सेंटर स्टेट रिलेशंस के पूरे क्वेश्चन के ऊपर एक डिटेल स्टडी करिए और संविधान में जो भी आर्टिकल्स दे रखे हैं उनके सूटेबल अमेंडमेंट्स को आप सजेस्ट करिए, जिससे स्टेट्स को काम करने में लोकल लेवल पे ऑटोनॉमी मिल सके। भैया इसके ऊपर डिटेल स्टडी की राजमन्नार कमेटी ने। 1971 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1971 में। और इन्होंने देखते हैं क्या क्या नियम कानून, क्या क्या राय दी इन्होंने। इन्होंने बोला कि देखिए कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो जरूरत से ज्यादा ताकत दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर सेंटर में और स्टेट्स में एक पार्टी की सरकार होने की वजह से सेंटर ज्यादा ताकतवर हो रहा है। दूसरा, ये जो प्लानिंग कमीशन है ना, ये प्लानिंग कमीशन सेंट्रली सब कुछ प्लान करता है। अब ये सेंट्रली सब कुछ प्लान करता है तो जो लोकल यूनिट्स हैं, जो स्टेट्स हैं, उनको प्लानिंग में ज्यादा रोल मिलेगा नहीं। और फिर एक और बात बोली गई कि फिस्कल रिसोर्सेज में, फाइनेंसेस में जो स्टेट्स हैं वो पूरी तरीके से सेंटर पे डिपेंडेंट है। तो ये कुछ रीजंस आइडेंटिफाई किए किसने? राजमन्नार कमेटी ने। अभी इन रीजंस को सॉल्व करने के लिए, इनका सॉल्यूशन निकालने के लिए कमेटी ने देखिए रिपोर्ट क्या दी। कमेटी ने वही चीज बोली जो आपका कुछ हद तक ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने बोला था। कमेटी ने क्या बोला? इंटर स्टेट काउंसिल बनाइए। ये आपका किसने बोला था? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने बोला था। फिर फाइनेंस कमीशन को आप एक परमानेंट बॉडी बनाइए। फाइनेंस कमीशन 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है ना, आर्टिकल 280 के अंदर। एक्चुअली फाइनेंस कमीशन की जो ताकत थी वो प्लानिंग कमीशन के चलते बहुत कम हो चुकी थी, तो इससे स्टेट्स बहुत ज्यादा परेशान थे। तो स्टेट्स क्या कह रहे थे कि फाइनेंस कमीशन की जो ताकतें हैं उनको और स्ट्रांग करने के लिए और प्लानिंग कमीशन के रिस्पेक्ट में इसको और स्ट्रांग बनाने के लिए आप इसको परमानेंट बॉडी बनाइए। फिर प्लानिंग कमीशन के ऊपर तो बहुत गुस्सा आई राजमन्नार कमेटी को। राजमन्नार कमेटी ने साफ साफ बोल दिया भैया ये प्लानिंग कमीशन नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको हटाओ, निकालो, डिसबैंड करो, खत्म करो इसको। और प्लानिंग कमीशन की जगह पे अगर आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाना ही है तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाइए। अभी स्टैट्यूटरी बॉडी जब बनेगी दोस्तों तो उसके लिए पार्लियामेंट में आपको एक एक्ट पास कराना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव बॉडी जब आप बनाते हो तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना देते हो, लेकिन जब आप एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाते हो तो स्टैट्यूटरी बॉडी किसी एक्ट के हिसाब से बनती है। अभी जब एक्ट बनेगा तो उसके लिए एक प्रॉपर एक्ट आपको पारित करना पड़ेगा पार्लियामेंट में। जब पार्लियामेंट में एक्ट पारित होगा तो कुछ लोग उसके फेवर में वोट करेंगे, कुछ लोग अगेंस्ट वोट करेंगे, ठीक है। तो उसमें कुछ स्टेट्स के पास एक स्कोप रहता है नेगोशिएशन का। अभी प्लानिंग कमीशन एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो स्टेट्स है उनके पास कोई स्कोप ही नहीं है कुछ करने का। फिर बोला यहाँ पे राजमन्नार कमेटी ने आर्टिकल 356 जो कि प्रेसिडेंट रूल बोलता है, 357 में भी प्रेसिडेंट रूल को फेवर कर रखा गया है, और 365 भैया इन सब को आप पूरे के पूरे ओमिट कर दीजिए। 356, 357, 365 जो किसी भी तरीके से प्रेसिडेंट रूल की बात करते हैं, ये प्रेसिडेंट रूल का जो कंसेप्ट है संविधान से हटाओ। ये बात बोली राजमन्नार कमेटी ने। दूसरी बात कि भैया गवर्नर को सेंटर अपॉइंट करेगा और गवर्नर जब चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक रिपोर्ट दे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि स्टेट गवर्नमेंट संविधान के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चल रही है, और इस रिपोर्ट के आधार पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट को डिसबैंड कर सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर को। राजमन्नार कमेटी ने बोला ये सही नहीं है। गवर्नर को आप इतनी ताकत दे दो कि वो कभी भी एक रिपोर्ट दे सेंट्रल गवर्नमेंट को और ये बोल दे कि स्टेट गवर्नमेंट सही से नहीं चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दिया जाए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ठीक है। उसके बाद यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनके ऊपर ताकत मांग रही थी स्टेट गवर्नमेंट। उनका ये कहना था कि यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट्स को स्टेट को देना चाहिए कुछ हद तक ऑटोनॉमी के लिए। फिर ये बोला गया कि जो रेजिडोरी पावर्स है वो आप स्टेट को दीजिए, यानी वो चीजें जो ना सेंट्रल लिस्ट में लिखी हुई है 7th शेड्यूल में, ना स्टेट लिस्ट में लिखी हुई है और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में लिखी हुई है, वो अगर ऐसी कोई रेजिडोरी सब्जेक्ट निकल के आता है, इस रेजिडोरी सब्जेक्ट को आप सेंटर को ना अलॉट करके स्टेट को अलॉट करो। और फाइनली बोला गया आईएएस
आईपीएस और आईएफएस इनको आप कर दो बैन। ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है ना, ये नाक का नासूर बन गई थी स्टेट का, क्योंकि इन आईएएस आईपीएस और आईएफएस के दम पे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ भी करती थी। अभी स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर होंगे, मान लीजिए एसडीएम है, अभी आपने यूपी पीसीएस एग्जाम दिया, अब एसडीएम बन गए। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर नहीं है, आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, लेकिन एसडीएम की रिपोर्टिंग किसको होती है? आईएएस को होती है, तो उसकी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रिपोर्टिंग होगी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भले स्टेट गवर्नमेंट के अंदर काम कर रहा है, बट उसको अपॉइंट किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। इसीलिए ये जो फोर्सेस हैं आईएएस आईपीएस और आईएफएस, ये इतनी स्ट्रांग है। आगे बात करते हैं आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन की। 1973 में अकाली दल ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया। ये रेजोल्यूशन पॉलिटिकल भी था और ये रेजोल्यूशन रिलीजियस भी था। इस रेजोल्यूशन ने क्या बोला कि सेंटर के पास केवल डिफेंस होना चाहिए, केवल फॉरेन अफेयर्स होना चाहिए, केवल कम्युनिकेशन होना चाहिए, करेंसी, इसके अलावा जितनी भी चीजें बचती हैं और सारी की सारी रेजिडोरी पावर जो कहीं नहीं लिखी हुई है, वो पूरी की पूरी स्टेट्स के पास होनी चाहिए। अभी देखिए, इस तरीके की जो डिमांड है ना दोस्तों, वो सेक्शनिस्ट डिमांड है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने जो बोला वो कुछ हद तक सही था, और राजमन्नार कमेटी एक लेवल आगे गई। आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन तो बिल्कुल ही अगेंस्ट चला गया। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन एंड करेंसी, बाकी सब कुछ स्टेट के पास। अगर आप इस हद तक कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल बना दोगे तो कहीं ना कहीं सेक्शनिस्ट टेंडेंसीज आ जाएगी। और आपको पता है कि अभी के लिए हमारे देश का एक ही राज्य है पंजाब, जहां पे एक बहुत बड़ा ऐसा ग्रुप है जो सेक्शनिस्ट बातें करता है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम। ये वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम क्या बोलता है? कम्युनिस्टों की सरकार थी वेस्ट बंगाल में 1977 में। यहाँ पे एक मेमोरेंडम पब्लिश किया गया जिसको बोला गया वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम। इस वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम में पहली सजेशन क्या दिया कि जो यूनियन नाम का शब्द है ना संविधान में, इस यूनियन को हटाओ और आप नाम क्या रखो? फेडरल। पहला तो इन्होंने ये सजेशन दिया जो किसी हाल में होना नहीं था। दूसरा इन्होंने बोला कि जो सेंटर का ज्यूरिसडिक्शन है वो केवल डिफेंस में रहना चाहिए, फॉरेन अफेयर्स में रहना चाहिए, करेंसी में रहना चाहिए, कम्युनिकेशन और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन, और किसी चीज में भी सेंट्रल गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं रहना चाहिए। ये बोल रहे हैं। रेजिडोरी सब्जेक्ट जितने भी हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास रहने चाहिए, ये बोला गया। फिर बोला गया कि अगर कोई नया स्टेट बनाना है किसी स्टेट को तोड़ के, तो वहां पे आपको स्टेट की मतलब हामी लेनी पड़ेगी। तो मान लीजिए वेस्ट बंगाल एक बड़ा स्टेट है, अब इस वेस्ट बंगाल स्टेट को तोड़ के दो भागों में बांटना है, तो आपको वेस्ट बंगाल स्टेट की जो इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली है उससे हामी लेनी पड़ेगी, तभी आप तोड़ सकते हो। ये बात बोली गई। फिर ये बोला गया जितना भी पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ रहा है उसमें से 75% पैसा स्टेट्स को दिया जाए। फिर लोकसभा की पावर्स को और राज्यसभा की पावर्स को आप बराबर करिए। फिर ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, इनको आप कर दीजिए बैन, केवल स्टेट सर्विसेज और सेंट्रल सर्विसेज। आप बोलोगे सेंट्रल सर्विसेज में क्या क्या आता है? तो भाई इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन सर्विसेज, ये सब सेंट्रल सर्विसेज है। ऑल इंडिया सर्विसेज आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये तो बहुत पावरफुल होती है ना। ऊपर से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है। तो ये सब डिमांड्स बोली वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम ने। ऑब्वियसली केंद्र सरकार इन डिमांड को मानने वाली नहीं थी। 2 लेक्चर में हो गया दोस्तों, ये जो 63वां लेक्चर बना रहा था, 6 मिनट के बाद वीडियो